हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से हाजिर हैं हम लोग आरआरबी जनरल नॉलेज के सॉल्व पेपर के साथ। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो हम लोग ये बुक सॉल्व कर रहे हैं, इस बुक में अभी हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके से भी संबंधित कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। 998 मतलब लगभग 1000 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है स्टैटिक जीके से। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट किया है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट किया है और इंडियन पॉलिटी के बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ट्रेडिशनल जीके या स्टैटिक्स जीके जो भी बोलिए वो हम लोग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जीके में भी हम लोगों ने 998 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है लास्ट वीडियो में। आज से हम लोग जो है अभी 999 क्वेश्चन नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है। सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह जो है GSAT 11 है। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह जो है GSAT 11 है। श्रीहरिकोटा से PSLV 17 द्वारा एक GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया। एक संचार उपग्रह PSLV 17 के द्वारा एक GSAT 12 जो है संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 जो है स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। ये कब समाप्त हो गया? 29 अगस्त 2009 को समाप्त हो गया। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय जी माधवन नायर जो थे इसरो के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा सैटेलाइट अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणाली के जो है ये जैसे है, मतलब देखिए यहाँ बोला गया कि चंद्रयान प्रथम के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर। और उसके बाद जैसे क्या हुआ, चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय जो थे वो के सिवान थे। और अभी जो वर्तमान में जो है श्रीधर पनिकर, डॉक्टर श्रीधर पनिकर, वर्तमान में जो है डॉक्टर श्रीधर पनिकर सोमनाथ, याद करिए कि सोमनाथ मंदिर से याद करिए। सोमनाथ, इनको नरेंद्र मोदी जी भी ने इनको सोमनाथ जोड़ लिया था शंकर जी के उससे, जब वो चंद्रयान द्वितीय के सफल प्रक्षेपण वाला जो कंडीशन हुआ था उस पहली बार जो चंद्रयान द्वितीय जो के सिवान के समय में जो मतलब किया गया था चंद्रयान का परीक्षण, उसमें थोड़ी असफलताएं आई थी। उसके बाद ये सोमनाथ के टाइम में ये हुआ। तो वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं इसरो के वो कौन है? SP सोमनाथ, डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ याद रखिए, ठीक है। श्रीधर सोमनाथ अभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रह के डेटा को प्राप्त करती है? ये आपका हो गया डेटा के पर्पज से IMGEOS जो है वो उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है। IMGEOS जो है उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है। सादनगर तेलंगाना में एकीकृत मल्टी मिशन ग्राउंड सेगमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एकीकृत मल्टी मिशन ग्राउंड सेगमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट IMGEOS है। यह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है। पेलोड प्रोग्रामिंग अनुरोधों को संबंधित उप प्रणालियों में समेकित किया जाता है जो किसी विशेष उपग्रह को ट्रैक करने की व्यवहार्यता और ग्राउंड स्टेशन में प्रत्येक एंटेना के उत्पन्न अधिग्रहण शेड्यूल पर आधारित होता है। इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया जाता है? इनसेट 1B को जो है 1983 में प्रक्षेपित किया गया था।
चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन था? चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान जो है लूना 9 था। सोवियत संघ के लूना कार्यक्रम का एक ही मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम था। लूना 9 के द्वारा चांद पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान जो था लूना 9 था, रूस का। इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनर प्रोब को प्रक्षेपण किया। इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा। निम्न में से किसका वर्तमान में जो है सोमनाथ हैं, श्रीधर सोमनाथ। निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? देखिए के सिवन का है, सतीश धवन का है, एस किरण का भी है, सत्येंद्र नाथ बोस का नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं वो गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे, बाकी सभी जो है इसरो से संबंधित हैं। GSAT 31 क्या है? GSAT 31 जो है वो आपका दूरसंचार उपग्रह है। GSAT 31 जो है दूरसंचार उपग्रह है। वर्ष 2019 में इसरो ने कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना से GSAT 31 नामक उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? यह है आपका इसरो की मार्केटिंग शाखा जो है वो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है? ब्रह्मोस का ही नाम जो है वो भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भारत और रूस के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। डैश का दूसरा नाम नाविक है। नाविक जो है वो भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली भारत का जो है एक है स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, उसका नाम नाविक है। डैश सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह है। तो स्पुतनिक 1 जो था सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? तो इसमें से GSAT 3 है। GSAT 3 जो है पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है। खगोलीय भौतिक विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। यह है यूजीन पार्कर खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था, यूजीन पार्कर। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? वो कलामसेट जो है। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। अहमदाबाद में 67 में प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन चालू किया गया जो भारत के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभरा था। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया? 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। 100वां अंतरिक्ष अभियान सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलिक मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? ये एस्ट्रोसेट है। अब भारत की प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रॉ का पूरा अर्थ क्या है? रॉ का पूरा अर्थ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में रॉ के प्रमुख सामंत गोयल हैं। मोटो धर्मो रक्षति रक्षिता है। विशेष पुलिस संगठन किस संगठन का वास्तविक नाम है? विशेष पुलिस संगठन जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है।
इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार के द्वारा 1941 में केंद्रीय सीबीआई का गठन किया गया था, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई थी। सीबीआई की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, मतलब वही विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो था उसी से सीबीआई की उत्पत्ति हुई है। वर्ष 1963 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में जाना जाने लगा। मतलब 41 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान था और उसी से उत्पत्ति हुई। 1963 में इसको सीबीआई बोला जाने लगा। निम्नलिखित में से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन है? वो त्रिशूल है। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जमीन से जमीन पर पृथ्वी है, जमीन से हवा में आकाश है, ये भी जमीन से हवा में था त्रिशूल। जो अग्नि जो है जमीन से जमीन पर है, पृथ्वी और अग्नि जो है जमीन से जमीन है। नाग जो है टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। सगारिका जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है सतह से सतह पर मार करने वाला। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल वाली है? वो पृथ्वी है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है वो पृथ्वी है। पहली की बात हो रही थी। रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित जो है वो क्या है? मानव रहित लड़ाकू विमान है। रुस्तम 2 जो है भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित जो है मानव रहित लड़ाकू यान है। DRDO द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया है? DRDO द्वारा रुस्तम 2 जो है वो मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के लिए हवाई वाहन के रूप में विकसित किया गया है। DRDO द्वारा रुस्तम 2 जो है किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया? मानव रहित लड़ाकू विमान। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो INS अरिहंत है। INS अरिहंत जो है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है अरिहंत। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन है? INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है वही है पनडुब्बी, परमाणु रहित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? ये INS अरिहंत। INS अरिहंत की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है? INS अरिहंत। 4 क्वेश्चन उसी से हो गए। INS विक्रमादित्य क्या एक है? विक्रमादित्य जो है विमान वाहक है। INS विक्रमादित्य जो है अरिहंत जो है नाभिकीय हथियार सब के साथ चलने वाली पनडुब्बी है और INS विक्रमादित्य जो है विमान वाहक है। निम्नलिखित में से कौन अग्नि को सही रूप से वर्णित करता है? अग्नि को सही रूप से लंबी दूरी का मारक मिसाइल वर्णित करता है। अग्नि को लंबी दूरी की मारक मिसाइल जो है वर्णित करता है। भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान जो है LCA तेजस है। तेजस जो है पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है। डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। तेजस जो है हल्के लड़ाकू विमान का नाम है भारत के। निम्न में से कौन सा भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? ये आपका साल्की है। साल्की INS साल्की जो है भारतीय नौसेना का एक शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रेटेड पनडुब्बी है। यह भारत में निर्मित होने वाली पहली पनडुब्बी थी। इसकी शुरुआत 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। यह पनडुब्बी मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। अर्जुन जो है भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का क्या है? मुख्य युद्धक टैंक है। ब्रह्मोस द्वितीय जो है एक डैश है। ब्रह्मोस द्वितीय जो है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस द्वितीय जो है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनोस्त्रियेनिया और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकास किया गया है। ब्रह्मोस 2 का भारत के संदर्भ में IGMDP से तात्पर्य क्या है? भारत के संदर्भ में IGMDP जो है प्रक्षेपण कार्यक्रम से संबंधित है। एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। अग्नि द्वितीय क्या है? अग्नि द्वितीय जो है एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि द्वितीय जो है एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सुपर सबसोनिक क्रूज है? ये आपका है निर्भय। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? निर्भय है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? ये निर्भय है। भारत की प्रथम रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित होगा? रक्षा इंक्यूबेटर जो है हैदराबाद में स्थापित होगा। पहला डिफेंस इंक्यूबेटर जो है वो हैदराबाद में स्थापित होगा। हैदराबाद में इंक्यूबेटर को टी हब भी कहा जाता है, पर रखा जाता है। पहले ही स्टार्टअप और रचनात्मक विचारों के पोषण के लिए देश के प्रमुख केंद्रों में मान्यता इसे मिल चुकी है। पहला जो भारत का डिफेंस इंक्यूबेटर हैदराबाद में स्थापित होगा। निम्नलिखित में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो वायु प्रतिरोध के कारण विफल हो जाती है। वायु प्रतिरोध के कारण उसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी हो जाती है। भारत के प्रथम विमान वाहक INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया? INS विक्रांत को जो है 1997 में सेवा मुक्त किया गया। भारत ने डैश नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन की उड़ान का सफल परीक्षण भी किया है। ये आपका हो गया निशांत और लक्ष्य जो है भारत ने निशांत और लक्ष्य नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है। निशांत और लक्ष्य। भारत में छोटी दूरी शॉर्ट रेंज की सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन था? सतह से हवा में मार करने वाला त्रिशूल है। त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। इसका पहला परीक्षण जो है 1989 में किया गया था। अल्प दूरी के इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करता है। हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जो है अस्त्र है, 25 से 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाला है, 25 किलोमीटर तक मार सकता है। पृथ्वी जो है सतह से सतह 150 से 350 किलोमीटर। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सफल मिसाइल है? ये आपका है अस्त्र है। अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने वाला सफल मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाला आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? आकाश मिसाइल का परीक्षण जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप के द्वारा किया गया था। मारीच क्या है? मारीच है आपका 1 नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई उन्नत टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली। मारीच जो है नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई उन्नत टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? भारत में निर्मित टैंक का नाम अर्जुन है। भारत में निर्मित टैंक का नाम। हेल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन है? हेल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान जो है HT-2 है। HT-2 जो है हेल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला विमान है। निम्नलिखित मिसाइल में से कौन सा भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है? लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल जो है आकाश है। DRDO द्वारा विकसित आकाश है। DRDO द्वारा विकसित आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली है। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? वो है नाग है। नाग तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम है जो DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो नाग है। प्रतिष्ठित भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? ये है प्रकृति। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी जो थी वो प्रकृति थी। प्रकृति राय की तैनाती नाथुला दर्रे सिक्किम के उस इलाके में है जहां साल भर पारा शून्य से नीचे रहता है। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या था? अर्चना रामासुंदरम ये अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम था। डैश भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई। शुभांगी स्वरूप जो है उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली शुभांगी स्वरूप जो है नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई। वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएगी। शुभांगी स्वरूप डैश में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर करने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी है। भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में हुई है। CISF में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है पिनाका है। पिनाका भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में 100 किग्रा वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विकसित सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? यह है अग्नि 5। अग्नि 5 जो है अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 का जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से अधिक है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ था? प्रथम परमाणु बम का 1974 ईस्वी में 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में हुआ था। और दूसरा जो परीक्षण था पोखरण परीक्षण राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से हुआ था। पोखरण द्वितीय जो है द्वितीय नाभिकीय परीक्षण 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के स्माइलिंग बुद्धा याद रखना है, कोड जो था ना वो स्माइलिंग बुद्धा था। पोखरण परीक्षण द्वितीय का जो था। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी। यह है होमी जे भाभा। होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की वो मंजूरी दी गई थी। जागृतम अहिर्नसम, जागृतम अहिर्नसम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का ये आदर्श वाक्य है? ये गुप्तचर विभाग का है। आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है जागृतम अहिर्नसम जो है वो प्रधान वाक्य है, आदर्श वाक्य है। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S डैश में लगाया गया है। आकाश 1S जो है वो नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र बनाया गया। नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र बनाया गया। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर है निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है 24 जून 2021 को। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है वो INS विक्रांत है। यह कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया। यह 30 इसकी चाल जो है 30 नॉट मतलब 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? यह है IRSP-4। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? भारत की सबसे लंबी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि 5 है। अग्नि 5 जो है लंबी दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 से 8000 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है। देखिए क्या है मिसाइल में, आकाश तृतीय का 30 से 80 किलोमीटर, नाग का जो है 500 से मीटर से 20 किलोमीटर और ब्रह्मोस का 450 किलोमीटर। लेकिन अग्नि 5 जो है उसका 5000 से 8000 तक का क्षमता है। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष उस वक्त जो थे होमी सेठना थे। होमी सेठना परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। वो 1974 ईस्वी में। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? नाभिकीय कार्यक्रम का होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। पोखरण परीक्षण 2 का कोड क्या था? पोखरण परीक्षण 2 का ऑपरेशन शक्ति। ओके, स्माइलिंग बुद्धा पोखर इसका जो था ये था परीक्षण 1 जो था ना इंदिरा गांधी के समय में 1974 में जो हुआ था वो आपका ये था स्माइलिंग बुद्धा था। ये ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपका धनुष जो है भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। सीप टू सीप पे चलने वाला जो है वो धनुष है। सीप टू सरफेस दोनों के लिए जाने मतलब धनुष जो है वो डीआरडीओ द्वारा निर्मित सीप टू सीप और सीप टू सरफेस दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाला मिसाइल है। पृथ्वी, अग्नि, सौर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं।
डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। युद्धपोत जो है INS गोदावरी जो है वो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परिदर्शी उपकरण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बोलते हैं, सैन्य पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है इसका। ये एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर सैनिकों द्वारा किया जाता है। किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी आवश्यक हो जाएगी? ये है होमी जहांगीर भाभा। आइरोटूना क्या है? आइरोटूना जो है अधोजल ड्रोन है। अधोजल ड्रोन है। भारत का पहला व्यावसायिक अधोजल ड्रोन आइरोटूना है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किए गए रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार कार्यक्रम के तहत केरल के स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई है? DRDO की स्थापना जो है 1958 में की गई है। DRDO की स्थापना। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारत द्वारा प्रक्षेपित सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट्स है। इसरो के किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत हुई थी? मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत जो है 2013 ईस्वी में हुई थी। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया? काली 5000 को DRDO और बार्क के द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO मतलब रक्षा एवं अनुसंधान संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। अब खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओलंपिक के बारे में है। पहले टेबल टेनिस को ओलंपिक के रूप में ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में 1988 में शामिल किया गया। 1988 में जो टेबल टेनिस को शामिल किया गया। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार जो है ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में आंग्ल भारतीय नॉर्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था, परंतु सर्वप्रथम सांगठनिक रूप से 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक में भारतीय टीम प्रतिभाग की थी। वो 1920 हो जाएगा। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 ईस्वी में किया गया था। शीतकालीन खेल ओलंपिक का आयोजन जो है पहला संस्करण 1924 ईस्वी में फ्रांस के सोमनिक्स में आयोजित किया गया था। भारत के इस खेलों में 1964 में पहली बार हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? ओलंपिक में जो है माइकल फेल्प्स ने जीते थे सर्वाधिक पदक। 28 पदक उन्होंने जीता है। 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक माइकल फेल्प्स ने जीते थे। बाइचिंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने के इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। बाइचिंग भूटिया जो हैं वो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय थे। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में फुटबॉलर बाइचिंग भूटिया ने ओलंपिक रिले बीजिंग ओलंपिक को ले जाने वाले इनकार कर दिया मशाल को। निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? ओलंपिक में पदक नहीं जीतने वाला है जीतू राय। मिल्खा सिंह ने किस खेल से कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 1960 ईस्वी में चौथा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने 45.73 सेकंड का वक्त लिया जो भारतीय रिकॉर्ड था, भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? पहली बार तो 1900 में ही आंग्ल भारतीय जो बैरोन पियरे डी कॉबर्ट के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। भारत के नाम पर ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भाग लिया था। भारत के नाम पर ब्रिटिश नागरिक जो थे वो नॉर्मन प्रिचर्ड जो है और 2 रजत पदक भी जीता था उन्होंने 1900 ईस्वी में। औपचारिक रूप से भारत 1920 ईस्वी से शामिल हुआ है।
राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यह है कि संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण वाले विकल्प को चयन करना है। तो इसमें है कि चोगम कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज चोगम है। उसके बाद राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक क्या है? एक राजनीतिक संघ है, एक राजनीतिक संघ है। कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी? ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 ईस्वी में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की का मेजबानी किया था? कनाडा ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था, कनाडा ने। एशियाई खेल से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव दिया गया था। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? वो होंगजोंग में हुआ था, होंगजोंग चीन में। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? भारत में जो है एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है, 1951 और 1982 में। हॉकी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। इसका नामकरण उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? ये आपका है बॉम्बे गोल्ड कप। देखिए, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। तो बॉम्बे गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? हॉकी से जो संबंधित है वो आपका रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से, ईरानी ट्रॉफी जो है ईरानी ट्रॉफी भी टेनिस से है, और सुब्रतो कप जो है वो अभी हम लोगों ने फुटबॉल देखा। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप टेनिस हो गया, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से हो गया, और सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित हो गया। रंगास्वामी कप हॉकी से हो गया। भारत में के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? ये पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल जो है मैदानी हॉकी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्रिकेट से संबंधित मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बीमर शब्द का किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। बीमर, इसमें गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर या शरीर पर लगती है, बीमर कहलाता है। 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता के समय भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। सीली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का प्रयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? मोहम्मद अजहरुद्दीन जो थी 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक बनाया था, जिसमें टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक बनाए थे। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1792 ईस्वी में पहला क्रिकेट क्लब जो है भारत में 1792 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यह मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब 1987 के बाद दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला जो है वो खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। क्रिकेट में गेंदबाजी का चाइनामैन शैली जो है वो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर है। चीनी मूल के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, और जब उंगलियां के बजाय कलाई से गेंद घुमाता है तो वो चाइनामैन गेंदबाज कहलाता है। चाइनामैन का शैली का नाम जो है 1930 में चीनी मूल के वेस्ट इंडीज गेंदबाज एलिस ओचोंग के नाम पर पड़ा। क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड जो है जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित हैं। अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? दोहरा शतक लगाने जो रूट जो थे 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में
शतक, दोहरा शतक लगाया था। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक लगाया था। इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था? ये आपका इसमें रविचंद्रन अश्विन थे। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? क्रिस गेल को। फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ब्लैक पर्ल जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डैश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? ब्राजील ने सबसे अधिक बार जीता है फीफा वर्ल्ड कप को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? CR7 जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का CR7 है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम जो है CR7 है। निम्नलिखित में से CR में वो C जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और 7 डॉन एक तरह से कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित प्रतिस्पर्धा जो है संतोष ट्रॉफी है। देखिए दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है। किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अभी तक सभी में भाग लिया है? वो ब्राजील है। ब्राजील ने सभी फुटबॉल में भाग लिया था। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। शतरंज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि भागश्री थिप्सी का संबंध किस खेल से संबंधित है? भागश्री थिप्सी जो है वो शतरंज से संबंधित है। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? डी गुकेश जो है वो तमिलनाडु की 29 मई 2006 भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वो इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। वॉलीबॉल जो है वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डैश के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइक को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। लॉन टेनिस जो है टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? कांट मिस स्विस जो है मार्टिना हिंगिस को जाना जाता है। स्विस स्टार मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड टेनिस खिलाड़ी का उपनाम कांट मिस स्विस जो था। यह एकल टेनिस खेल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही थी। निम्नलिखित में से किसके साथ डबल फॉल्ट का संबंध है? डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस के साथ है, लॉन टेनिस के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक नहीं है? ये कैनेडियन ओपन जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है। फ्रेंच है, विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन है और अमेरिकन ओपन 4 ग्रैंड स्लैम है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत और जून के शुरुआत में 2 सप्ताह के मध्य पेरिस फ्रांस के रोलैंड गैरोस में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1891 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 2021 से इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच थे। इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 US ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था? ये रोजर फेडरर थे। मुक्केबाजी से संबंधित क्वेश्चंस देते हैं। भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जीता था? वो मैरी कॉम थी। 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो थी वो मैरी कॉम थी। इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र जो है रिंग कहलाता है। अन्य प्रमुख खेल जो है अदर मेजर स्पोर्ट्स एजरा कप जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? सुशील कुमार ने कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक जीता था। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? ये आपका बजरंग पुनिया। आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहले भारतीय जो कुश्ती लड़ा था उन्होंने बजरंग पुनिया थे। इस मुकाबले को ग्रैपल एट द गार्डन बीट द स्ट्रीट बोला गया। प्रमुख राष्ट्रीय संगठन जो है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश में स्थित है। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय जो है आपका
आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में के कडप्पा शहर में स्थित एक पुरातात्विक संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्व की प्राचीन कलाकृतियों की रक्षा के लिए की गई थी। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित किए गए स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो आपका आगरा में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है आगरा में स्थित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है भारत के नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र जो है वो 2008 में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र जो है मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया 2008 में। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद में कब हुई थी? 1958 में। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो आपको नई दिल्ली में स्थित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र जो है आपको गुवाहाटी में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वर्धा में है। वर्धा में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वर्धा में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को डैश केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2020 में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को 2020 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है केरल में है। भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय जो है उत्तराखंड में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी देशों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है वो अंटार्कटिका में है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। 1984 में स्थापित किया गया था। मैत्री जो है 1989 अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है। 1984 में मैत्री पहला अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में किया गया था और दूसरा जो 89 में मैत्री किया गया था। भारती जो है वो तीसरा अनुसंधान केंद्र है। इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन में अंटार्कटिक नहीं है? भारती है, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, हिमालय नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड भारत सरकार की एक नियामक संस्था है जो चाय के उत्पादन एवं प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखती है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो है बेंगलुरु में है। चाय का जो है कोलकाता में और कॉफी का बेंगलुरु में। 2015 के अंत तक भारत के अंटार्कटिका में डैश अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। 2015 के अंत तक जो है वो आपका 3 था। 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या था? नवीनतम रिसर्च बेस का नाम भारती था। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? भारती था।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो कहाँ है, मुंबई में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, ओएनजीसी का मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है देहरादून शहर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में की गई थी। किस निजी विश्वविद्यालय का मोदी नगर में एनसीआर कैंपस है, एनसीआर कैंपस जो है मोदी नगर में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। किस निजी विश्वविद्यालय एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का मोदी नगर एवं एनसीआर में कैंपस है, वो एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान उनके केंद्र हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है चेन्नई में। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, सालार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है, कटक में। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी जो है भारत के नई दिल्ली शहर में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो है की स्थापना वर्ष 1969 में मैसूर कर्नाटक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। तो कर्नाटक हो गया। कहता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1962 ईस्वी में की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये इंदौर में स्थित है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना डैश में की गई थी, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में कंपनियों में उस कंपनियों का उसके मुख्यालय के साथ मिलान करें। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है नई दिल्ली में है, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में है, पेट्रोलियम ठीक है, पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। तो ये आंसर है अपना। जवाहरलाल नेहरू के किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी, राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला 1955 ईस्वी में रखा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है, निजी क्षेत्र का एक संस्थान है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित एक सार्वजनिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो गणित और विज्ञान में बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। तो आपका ये जो है ना निजी क्षेत्र वाला बात यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। परमाणु ऊर्जा विभाग की सहायता प्राप्त है, डीम्ड विश्वविद्यालय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश में की गई थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दिशा निर्देश में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। कहाँ है, ये मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, ये दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, दक्षिण यमुनोत्री नहीं है।
डैश के अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 88 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। वो थे डॉक्टर एस जेड कासिम जो थे, उन्होंने ये नेतृत्व संभाला था अंटार्कटिका में। इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का एस जेड कासिम ने नेतृत्व किया था। सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया? भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन जो है 1986 ईस्वी में किया था। 1986 ईस्वी में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक जो CV रमन थे। भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी जो है वो गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है गोवा में स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है वो बंबई में स्थित है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो नागपुर में है। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों जैसे पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? जन शिक्षण संस्थान का संचालन जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से होता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं उससे संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में, इसरो का अंतरिक्ष संग्रहालय जो है हैदराबाद में, रॉकेट अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? केरल में जो है वो आपका नेपियर संग्रहालय जो है केरल में स्थित है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। सालार जंग जो संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अल्बर्ट हॉल जो है जयपुर राजस्थान में। रॉयल संग्रहालय जो तंजौर तमिलनाडु में है। नॉर्वे के स्वालबर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक अनुसंधान बेस नी अल्संड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम जो है वो आपका हिमाद्री है। नॉर्वे के जो है स्वालबर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अल्संड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन जो है वो हिमाद्री है। बार्क का पूर्ण रूप क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क का जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? NSE का मुख्यालय जो है मुंबई में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। फरवरी 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस IIT को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइट कैंपस में से एक
कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है, वो आईआईटी गांधीनगर को। किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर को। FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस आईआईटी को 7 ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया है? गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर को घोषित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संगठन जो है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संगठन शिमला में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम जो है उसका परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे था। पूर्व जो नाम था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। इसका जो स्थापना हुआ था 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और 67 में इसका नाम बदलकर, परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। अब इससे आगे का जो क्वेश्चंस है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक जीके या ट्रेडिशनल जीके जो भी आप बोलिए, उसके 1216 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है अभी तक। तो बहुत सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें टोटल 1516 क्वेश्चंस हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अब जो है बचे हुए हैं 300 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें, ताकि और जो नेक्स्ट चैप्टर है या फिर नेक्स्ट बुक है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा यूथ का जो जीके वाला पार्ट था वो पूरा हो जाएगा, अगर ये हम लोगों ने स्टैटिक कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।